हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आपकी कंचन मैम आज फिर से आपके लिए हिंदी विषय लेके आई हूँ। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, इनकी पहचान, इनके बारे में हम बात करेंगे और इनको सीखेंगे। और साथ ही साथ आज हम क्रिया और उनके भेदों की भी पहचान करेंगे। बच्चों, आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर आपको कुछ भी किसी भी विषय में दिक्कत हो रही है, किसी भी विषय वस्तु पर कुछ भी आप समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं यहाँ पे आपकी कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक हिंदी व्याकरण की सभी विषय वस्तु को सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो जैसा आप सभी जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा आपकी परीक्षाओं में और आपके स्कूल के जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें आपको पूछा जाता है। कोई एक शब्द दे दिया जाता है और आपको ये बताना होता है कि उपसर्ग छांटिए। कभी कभी आपसे प्रत्यय पूछा जाता है कि प्रत्यय बताइए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग, पहले हम उपसर्ग पे बात कर लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? उपसर्ग ऐसे शब्दांत होते हैं जो कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांत हैं जो कि अकेले कभी भी कार्य नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से हम हिंदी विषय में नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने पहले से ही बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है कि उपसर्ग क्या होते हैं? अ, अन, उप, कु, सु, दुर, परा, बे और प्र। ये सभी क्या है? उपसर्ग। सिर्फ उपसर्ग इतने पे ही नहीं ख़त्म हो जाते बच्चों, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। इसलिए अभी हम इनको एक एक करके सीखेंगे कि किस तरीके से हिंदी व्याकरण में कार्य करते हैं। और जब ये किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो वह शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? उपसर्ग। उपसर्ग और शब्द। अब यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे सत, ये एक शब्द है और इसका क्या है? एक अर्थ भी है। तो जब सत्य के आगे आ जुड़ जाता है तो क्या नया शब्द बनता है? नया शब्द क्या बनता है बच्चों? असत्य। हाँ, सत्य। देखा आपने, ये उपसर्ग यहाँ पे आ क्या कार्य कर रहा है? उपसर्ग का कार्य कर रहा है। पहले क्या था हमारे पास? सत्य एक शब्द था और इसका एक अर्थ भी है, लेकिन जब ये इसके आज जुड़ गया इसके आगे तो इसका अर्थ भी बदल गया। ये क्या हो गया बच्चों? असत्य हो गया। यानी कि उपसर्ग वे होते हैं जब किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, यानी कि पहले जुड़ते हैं, और जब वह जुड़ जाते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, अन। अगर यहाँ लगा दिया, यहाँ पे शब्द क्या जोड़ा मैंने? पढ़। अगर पढ़ के आगे अगर हमने अन जोड़ दिया तो क्या हो गया बच्चों? अनपढ़। यहाँ पे पढ़ एक अर्थ इसका दूसरा है, लेकिन जब इसके आगे अन उपसर्ग जोड़ दिया हमने तो इसका अर्थ में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, अर्थ भी इसका बदल गया। तो अभी क्या हो गया? नया शब्द अनपढ़ मिल गया। तो यही है उपसर्ग। उपसर्ग आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है जैसे कि अनपढ़ दे दिया, इसमें आपसे पूछ लिया कि उपसर्ग बताओ। तो उपसर्ग क्या है बच्चों? अन क्या हो गया? उपसर्ग। इसी तरीके से कार के आगे अगर मैं उप जोड़ दूं तो नया शब्द क्या बन गया बच्चों? उपकार। इसी तरीके से कु, इसके साथ अगर मैं पात्र शब्द जोड़ दूं तो इसका भी अर्थ क्या हो गया? कुपात्र। सु उपसर्ग के साथ अगर मैं पुत्र जोड़ दूं तो क्या हो गया? सुपुत्र। दुर। अगर गुण शब्द के पहले अगर मैं दुर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये दुर्गुण। जो ये रा है ये हलंत का इस्तेमाल, हलंत है। रा के नीचे क्या हलंत है और ये कहाँ चल गया? ऊपर वाले रा में बदल गया। तो क्या हो गया? ये दुर्गुण। इसी तरीके से जय भी एक शब्द है, इसका भी अर्थ है
जब जय के आगे हमने परा जोड़ दिया तो ये क्या हो गया बच्चों, पराजय। इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया। इसी तरीके से ईमान, बे के आगे अगर मैं ईमान जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बेईमान। एक और प्र, गति। गति क्या है, शब्द। इसके सामने अगर मैं प्र जोड़ दूं तो ये क्या हो गया, प्रगति। देखा बच्चों आपने, तो ये शब्द उपसर्ग वे होते हैं, वे शब्दांत होते हैं जिनका हिंदी विषय में हम किसी भी शब्द के आगे जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। वेरी गुड बच्चों, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग है। और भी हिंदी व्याकरण में उपसर्ग भी बहुत अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, इनको समझना बहुत ही आसान होता है। ये हमारा शब्द, जिन भी शब्द का कोई अर्थ होता है उन शब्दों को हटा के अगर हम आगे वाला शब्द देखें, नया शब्द जो बन रहा है, आगे वाले शब्द की जब हम बात करते हैं तो वही क्या है, उपसर्ग। तो जाना आपने बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांत होते हैं जो कि हिंदी व्याकरण में बिना अकेले उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ आ कहीं खुल के इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये किसी के शब्द के साथ जुड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही क्या है, उपसर्ग है। तो जाना बच्चों आपने उपसर्ग। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वे शब्दांत होते हैं जो कि किसी भी शब्द के पीछे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। जैसे उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन लाता है, तो वह क्या है, उपसर्ग है। लेकिन प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, शब्द के पीछे, तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है। तो अभी हम प्रत्यय जानेंगे। आ, आई, नी, ता, आफ, ई, ये क्या है, प्रत्यय है। शब्द देख लेते हैं हम, जैसे कि लिख, ये क्या है, शब्द है। जब इसके पीछे आ जुड़ गया तो क्या होगा, लिखा। आपको पता है ना, ये बड़े आ किसकी मात्रा होती है, एक सिर्फ लाइन की आ की मात्रा होती है। नया शब्द क्या बना हमारा, लिख के साथ जब मैंने प्रत्यय आ लगा दिया तो क्या हो गया बच्चों, लिखा। इसी तरीके से पिट, पिट के आगे पीछे जब मैंने आई लगा दिया तो क्या हो गया, पी टा। और ये आ की कहाँ चल गई, आ की मात्रा, पिटा ई, तो क्या हो गया, पिटाई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय क्या है तो प्रत्यय क्या है, ये आ की मात्रा और ये ई, तो प्रत्यय क्या हो गया इसमें, आई। क्या हो गया बच्चों, आई, पिटाई। इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से मोर, ये क्या है, मोर, इसका क्या है, एक अर्थ है, लेकिन इसके पीछे अगर मैंने नी लगा दिया तो क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, मोरनी। तो ये क्या है हमारा, नी, नी क्या है हमारे बच्चों, प्रत्यय है। इसी तरीके से ता, सुंदर, सुंदर के पीछे अगर हम प्रत्यय ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदरता। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दिख, शब्द है, इसके पीछे अगर हमने प्रत्यय लगा दिया, क्या, आ की मात्रा और वा, तो क्या नया शब्द बन गया, दिखावा। इसी तरीके से ई, ये नया। इसी तरीके से ई, जैसे कि हंस, अगर मैंने हंस के पीछे ई लगा दिया तो क्या हो गया बच्चों, हंसी। तो जाना आपने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अलग अलग शब्दांत हैं। इसका हिंदी व्याकरण में इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है और आपके हर एग्ज़ाम में कभी कभी कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाता है या कोई कविता दे दी जाती है, उसमें कुछ शब्दों को ढूंढ करके छांट के अलग निकाला होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग बताओ।
या पढ़ते छाटिए। तो अभी मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी आपको दोनों समझ में आया बच्चे। उपसर्ग वे शब्दांत होते हैं जो कि किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि किसी के शब्द के पीछे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब फिर जानेंगे हम, जैसे कि पहले क्या था, लिख था, लेकिन कि आ इसके पीछे लग गया तो क्या हो गया, अर्थ में भी परिवर्तन आ गया, तो क्या होगा, लिखा हो गया। इसी तरीके से पिट था, पिट में हमने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, आई, तो इस तरीके से क्या नया शब्द बन गया हमें, पिटाई। इस तरीके से नी था, नी प्रत्यय है, शब्द क्या था हमारे पास, मोर, तो मोर के पीछे अगर हमने नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया बच्चों, मोरनी। पहले मोर था, अब क्या हो गया, मोरनी। तो यहाँ पे क्या है, नी प्रत्यय है। पहले सुंदर, सुंदर क्या था, एक शब्द था, लेकिन जब हमने इसके पीछे प्रत्यय जोड़ दिया यानी कि ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया, तो क्या हो गया, सुंदरता। इस तरीके से आव, पहले क्या था, दिख था, तो अब नया शब्द क्या बन गया, दिखाव। ठीक है। ई क्या, सब जानते हैं की मात्रा, ये पहला शब्द क्या था हमारे पास, हंस, जब ई प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो गया, हंसी। इसी तरीके से और भी बहुत प्रत्यय शब्द होते हैं, जैसे आन, आवा, तो ये सारा क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रत्यय होते हैं। इसको आपको छांटने में अब मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। इसी तरीके से एक दो और होते हैं, जैसे आकू, तो ये किसका काम करता है, जैसे पढ़, तो पढ़ाकू, क्या नया शब्द बन गया, पढ़ाकू। इसी तरीके से हम प्रत्यय और उपसर्ग को पहचान कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय था। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया आपके हिंदी व्याकरण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होता है और इसका इस्तेमाल भी आपकी कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक में होता है। तो क्रिया क्या होता है बच्चों, क्रिया सोना, खेलना, नहाना, धोना, रोना, चलना, उठना, बैठना, ये सभी क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया जिनसे किसी की काम का होने का पता चलता है वह सब क्या होती है बच्चों, क्रिया होती है। या फिर हम कहें कि वे शब्द जिसके पीछे ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है वह क्या होता है, क्रिया होता है। इसीलिए मैंने आपको इस क्लास में सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था, ताकि आपको क्रिया भी जल्दी से समझ में आ जाए। तो अब शुरू करते हैं हम क्रिया की। ठीक है बच्चों, जाना आपने क्रिया जिनसे किसी के काम के होने का पता चलता है वह क्रिया होती है। तो क्रिया अभी हम जानेंगे कि क्रिया एक मूल धातु के रूप में होती है, जैसे कि क्रिया तब बनता है, अभी हम क्रिया पे बात कर रहे हैं, अभी हम मूल धातु की बात करते हैं। जैसे कि लिख, पढ़, चल, खा, ये सब क्या है, क्रिया का मूल धातु रूप है। इससे ये नहीं पता चलता ये कि क्रिया है, लेकिन ये क्या है, मूल धातु रूप है। लेकिन जब इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ना प्रत्यय, जब इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, अभी हमने प्रत्यय को सीखा था, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है, लगता है। अगर इन सबों में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब ये क्या रूप ले लेती है, तब ये क्रिया का रूप ले लेती है। जैसे कि पहले ये लिख था तो लिखना, ये क्या हो गया बच्चों, क्रिया हो गया। पढ़ था, पढ़ना, इसमें क्या जुड़ जा रहा है बच्चों, प्रत्यय, ना प्रत्यय जुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्रिया का रूप ले रहा है। चल तो चलना, खा तो खाना, ये सभी क्या है बच्चों, क्रिया है। यानी कि क्रिया क्या होता है, जिनसे किसी के काम के होने का पता चलता है, जिसमें जैसे कि खाना, उठना, बोलना, सोना, रोना, ये सभी क्या है, क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कितने, दो भेद। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब इसमें क्या, किसे, कौन, कैसे, इन सब का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है
वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे कि राम केला खा रहा है। राम केला खा रहा है, तो खाना क्या हो रहा है बच्चों? क्रिया हो रहा है। खाना क्या हो रहा है बच्चों? क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है? खाना। क्रिया क्या बच्चों? खाना। क्या कौन है यहाँ पे? जिसके बारे में जो कर रहा होता है वो क्या होता है बच्चों? कर्ता। जिसके बारे में बात होती है वह क्या होता है? कर्ता। अब जब इसमें प्रश्न मिल गया, प्रश्न हमने पूछा कि राम क्या खा रहा है, हमने प्रश्न अगर पूछा तो हमें पता है कि राम क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो जिससे हमें उत्तर मिला कि वह क्या खा रहा है, तो वह क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो ये क्या होता है? कर्म, जिसमें कि क्या, कैसे, कब, ये सभी चीज़ का जब प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह क्या है? कर्म है। वह क्या है? कर्म है। और जिस भी क्रिया में कर्म पाया जाता है वही क्या है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। वेरी गुड बच्चों। ऐसे ही होता है कि जिन भी क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम दूसरा भी समझेंगे। सीता शरबत पी रही है। तो पी रही क्या हो गया बच्चों? क्रिया हो गया। पी रही क्या है बच्चों? क्रिया हो गया। लेकिन हमें ये भी पता चल रहा है कि वो क्या पी रही है, तो वह शरबत पी रही है। तो शरबत क्या है? कर्म है। और जिस भी क्रिया में अगर कर्म का पता चलता है तो वह क्या क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण ये है कि जिन भी क्रिया में कर्म पाया जाता है वह क्या है? सकर्मक क्रिया है। वेरी गुड बच्चों। इसका और भी उदाहरण देखेंगे। राम रोटी बना रहा है। तो बना रहा है क्या बच्चों? क्रिया है। हमने प्रश्न पूछा कि क्या बना रहा है, तो हमें पता चल गया कि रोटी बना रहा है, जिससे कि क्या करने पे जो उत्तर मिले वही क्या है बच्चों? कर्म है। और सकर्मक क्रिया वही होता है कि जिसमें कि कर्म पाया जाता है वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो क्रिया क्या बच्चों? जल्दी बताओ। क्रिया वे शब्द है, क्रिया वो होती है जिससे कि किसी के काम का, होने का और करने का पता चलता है। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है? वे क्रिया जिसमें कि कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है। कर्म जैसे कि जब हमें क्या करने पे जब हम उसका उत्तर मिलता है तो वह क्या होता है? कर्म होता है। जैसे कि राम बना रहा है, तो राम क्या बना रहा है? रोटी बना रहा है। तो रोटी क्या है? कर्म है। इसीलिए किसके अंतर्गत आता है? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बेटा ये वो होता है कि बिना कर्म के साथ, जिसमें कि कर्म नहीं पाया जाता, जिसमें कि क्या करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। उदाहरण के लिए सीता पढ़ रही है। तो सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सीता अखबार पढ़ रही है या किताब पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है या हिंदी पढ़ रही है। तो क्या पूछने पर, प्रश्न पूछने पर जिन क्रिया में हमें उत्तर नहीं मिलता वह किसके अंतर्गत आती है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। और उदाहरण देखेंगे इसका। मोहन जा रहा है। मोहन जा रहा है। लेकिन जब हमने प्रश्न पूछा कि कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में हमें वो उत्तर
नहीं मिलता। तो इसमें क्या है, मोहन जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमें ये उत्तर नहीं मिलता। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है बच्चों, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण और देखते हैं, सीता खा रही है। सीता खा रही है, लेकिन जब हमने प्रश्न पूछा कि क्या खा रही है, इसका उत्तर हमें इस वाक्य में नहीं मिला। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कि कर्म का पता चलता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछें उसका उत्तर हमें उसी वाक्य में मिल जाता है। तो ये क्या होता है, सकर्मक क्रिया बच्चों। और अकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें कि कर्म नहीं पाया जाता, क्या कैसे करके जो प्रश्न पूछा जाता है इसका उत्तर हमें इस क्रिया में नहीं मिलता। तो बच्चों जाना आपने क्रिया। क्रिया को हम और भी आसान तरीके से समझेंगे। क्रिया लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, बोलना। तो आप कैसे जानेंगे कि ये क्रिया है? क्रिया वे शब्द होते हैं जिनके पीछे ना प्रत्यय जुड़ जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले प्रतीक करवाया। ये सब क्या है, प्रत्यय है। ये शब्द, ये जो लिख है वह मूल रूप है, यानी कि ये एक शब्द है। इसके पीछे जब प्रत्यय ना लग गया तो वह किस में बदल गया, क्रिया में बदल गया। केवल संज्ञा व सर्वनाम और किसी भी जगह वगैरह का नाम छोड़कर जितने भी नाम इसके अलावा आते हैं और उसके पीछे ना पाया जाता है तो वह सब क्या होता है, क्रिया। जिन शब्दों के पीछे ना पाया जाता है वह क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है। तो लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, बोलना, ये सब क्या है बच्चों, क्रिया है। क्रिया के कितने भेद सीखे आज हमने? पहला हमने सीखा है सकर्मक, सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म पाया जाता है। जब हम प्रश्न पूछें तो हमें उसका उत्तर मिलता है। जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। हमने जब प्रश्न पूछा तो स्कूल क्या होता है, कर्म का यहाँ पे पता चला। तो जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है वह क्या है, सकर्मक क्रिया। और दूसरा हमने पढ़ा अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में हमें कर्म का पता नहीं चलता तो वह किसके अंतर्गत आता है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हमने उपसर्ग को सीखा, प्रत्यय की पहचान इसको सीखा, इनकी परिभाषाएं जानी, क्रिया की परिभाषा व इनके भेदों को भी सीखा। आप इसको, इनकी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको हिंदी व्याकरण से कुछ भी रिलेटेड कोई भी प्रश्न किसी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। आपको हिंदी कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक व्याकरण के किसी भी विषय वस्तु में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज की क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू आप सभी को।